नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, जिसका बेसब्री से इंतजार था। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में 19% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो लेवल्स और टारगेट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें तो वो है 3292 रुपीज़, जो कि आज हमें 4.33% नीचे दिखा है। आपको पता ही होगा क्वार्टर वन के रिजल्ट्स मार्केट आवर्स में आएंगे और मार्केट आवर्स में आते ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है बजाज फाइनेंस के शेयर में। अगर बात करें यहाँ पर की मैट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो कैलकुलेट होकर आता है 38.47, जबकि सेक्टर का पी है 20.66। प्राइस टू बुक रेशियो है 6.38, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 1.78। डिविडेंड यील्ड है 0.29%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड है 0.87%। अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो हम चेक करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में ही दिए गए हैं। तो आप देख पाएंगे कि टोटल इनकम जो बनकर आती है वो है 6,649 करोड़ इस क्वार्टर की। पिछले क्वार्टर से हमें यहाँ पर साफ साफ गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर इनकम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो हमें सीधा सीधा यहाँ पर डिफरेंस दिखाई देगा। हमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट निकल कर आता है इस क्वार्टर का वो है 962 करोड़, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें यहाँ पर 19 या 20% की गिरावट साफ साफ दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से थोड़ी सी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात करें अर्निंग पर शेयर के बारे में तो यहाँ पर भी साफ साफ गिरावट दिखाई देती है। आप देख पाएंगे 20.71 से सीधा 16.04 हो गया है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ और हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि न्यू लोन्स जो हमें दिखाई दे रही है वो 76% से कम हो चुके हैं, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर डी ग्रोथ नज़र आ रहा है। अच्छी खासी गिरावट नए लोन्स में हमें दिखाई देती है। अगर कस्टमर फ्रेंचाइज के बारे में बात करें तो कस्टमर्स की बढ़ोतरी हुई है, 16% YOY इंक्रीज देखने को मिला है कस्टमर बेस में। अगर बात करें एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के बारे में तो एसेट्स में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। AUM 7% से बढ़ गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो है 27.9%, जबकि वही था 35.0%। अगर बात करें यहाँ पर लोन लॉसेस और प्रोविजनिंग के बारे में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इस क्वार्टर का लोन लॉसेस प्रोविजन जो निकल कर आता है वो है 1686 करोड़, जो कि था 551 करोड़ पिछले साल, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है लोन्स में, प्रोविजंस में, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आपको पता ही होगा कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही बजाज फाइनेंस ने भी एक्स्ट्रा कंटिजेंसी प्रोविजन किया है 1450 करोड़ का कोविड-19 के लिए। तो ये टोटल होकर आता है 2350 करोड़, क्योंकि पिछले क्वार्टर में भी कोविड-19 के लिए प्रोविजनिंग किया गया था। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी तैयार कर रही है अपने आप को, बैलेंस शीट पे अच्छा खासा जो प्रॉब्लम आ सकती है उस प्रॉब्लम को पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही है और उसके लिए प्रोविजनिंग भी करती जा रही है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो हमने देखा कि 19% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें NPS के बारे में तो आप देख पाएंगे कि ग्रॉस NPA है 1.4%, जो कि था 1.6%, तो यहाँ पर सिचुएशन सुधरी है। नेट NPS की बात करें तो वो है 0.5%, जो कि था 0.64%, तो यहाँ पर भी स्थिति सुधरती हुई नजर आती है। अगर बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में तो वो है 26.4। टीयर 2 कैपिटल के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पूरा का पूरा बजाज फाइनेंस का निकल कर आता है 26.4, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 कैपिटल के लिए जो निकल कर आता है वो 22.56%। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो गई ऐसा हम नहीं कह सकते। प्रोविजनिंग करने की वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अच्छे ही रिजल्ट्स आए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दिए हैं ऐसा नहीं हुआ है। ओवरऑल कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कस्टमर फ्रेंचाइजी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, नेट
इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके लो से, जो कि 1800 के आसपास के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 3500 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में, तो फिलहाल ये अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 55.45। थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी समय से एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर। आरएसआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 62.02। यहाँ पर भी आप देख ही पाएंगे कि काफ़ी समय से एक ही लेवल में ट्रेड कर रहा है आरएसआई का नंबर। ओवरऑल अभी भी आरएसआई का नंबर स्ट्रांग ही दिखाई देता है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कोई क्लियर सिचुएशन वैसे दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर दिखाई देता है। वैसे तो बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा बियरिश क्रॉसओवर या फिर कोई बड़ी गिरावट ऑलरेडी नहीं हुई है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बहुत समय पहले इसने अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास गया था, उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिल रही है अपर बैंड के आसपास जाता है, वापस मीडियन के आसपास ही सपोर्ट लेकर हमें वापस तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल अपर बैंड के आसपास गया था, जो कि 3500 के आसपास का लेवल, वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अपर बैंड जो लेवल है वो 3500 का लेवल, मीडियन जो है वो 3100 का लेवल। अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में तो वो है 2759 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिवट पॉइंट का लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 2651 का लेवल। ऊपर के लेवल्स के बारे में बात करें यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में, तो यहाँ पर 3300 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस का लेवल दिखाई दे रहा है। इसने ऊपर क्लोजिंग दी तो थी, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और आप देख सकते हैं आज ही हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर आगे के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नज़र आती है तो 3778 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ सकता है। नीचे के लेवल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2177 का लेवल दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहां पर बन रही है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेज़ी भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। लेकिन आप देख सकते हैं इस बार कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो चुकी थी। अपने 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पहले ही हमें तेज़ी वापस आती हुई नजर आ रही थी। पोजिशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पर ऊपर पोजिशन बना कर रखी है तो मेरा मानना है यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। बहुत ही अच्छे शेयर को लिया है और अच्छे प्राइस पर भी लिया है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना ये रहेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में कौन से भी समय आप सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक लेवल में बताना चाहूँगा जिन्हें वो वॉच आउट कर सकते हैं, जो कि ये 200 डेज का ईएमए, वहाँ पर ही हमें मीडियन भी दिखाई दे रहा था बॉलिंजर बैंड का, उसी के आसपास बार बार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और वापस तेज़ी भी दिखा रहा है। तो वो लेवल है 3100 का लेवल। अगर 200 डेज का ईएमए फिर से टूटता है तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल को आप वॉच आउट पर रख सकते हैं और 2900 से 3100 के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, जो कि ये एग्रेसिव इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर। लेकिन जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो वेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं लेवल्स बताना चाहूँगा, जो कि 2500 से नीचे के लेवल्स, वहाँ पर ही बाय करना चाहिए। जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, वेट करना चाहते हैं तो 2500 के नीचे के लेवल्स पे वेट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया है कि 2900, जो कि 100 डेज का ईएमए, उसके ऊपर के लेवल्स पे आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, 2900 से 3100 के आसपास के लेवल्स पर। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।